नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। मैं लोकेश चौधरी बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आप सभी का आपके अपने डिजिटल एजुकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रेप ज्ञान पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, थंबनेल में आपको दिख गया होगा कि आज जो हम टॉपिक यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, कौन सा है? क्यूब और डाइस। कल का जो लास्ट पैटर्न आप लोगों ने देखा था वो था खुली आकृति में एक दूसरे की विपरीत फलक निकालना। मतलब हम जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे खुली हुई आकृति में एक दूसरे की विपरीत फलक निकालना। आज जो सेशन आपका चल रहा है इसको थोड़ा सा डिफरेंट बनाते हैं और यहां से हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अगर खुली आकृति को बंद कर दिया जाए तो बंद करने के बाद वो जो आकृति है वो आपकी कैसी दिखाई देगी। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट टाइप जो है वो लिख लेते हैं और यहाँ पे हेडिंग जो रहेगी वो रहेगी आकृति को बंद करने के बाद आकृति का निर्माण करना। आकृति का निर्माण करना मतलब जो आपका पॉइंट चलेगा वो ये पॉइंट चलेगा कि अगर किसी डायग्राम को, अगर किसी आकृति को हम बंद कर देते हैं, हम फोल्ड कर देते हैं, तो फोल्ड करने के बाद वो जो आकृति है वह आपकी कैसी दिखाई देगी। ठीक है, कैसी दिखाई देगी ये हम बात करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया और आपको ये वाला डायग्राम मैंने यहाँ पे दिया, इस डायग्राम में ये पॉइंट है आपका, इस तरीके से यहाँ पे एक और डायग्राम दिया और ऐसे इसको जोड़ दिया, यहाँ पे लिखा P Q R S T और यहाँ पे लिख दिया U। क्लियर, डायग्राम बन गया। अब आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है यहाँ पे कि दी गई आकृति को बंद करने के बाद कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। ये आपको एक क्वेश्चन दिया। देखिए यहां पे जो कंसेप्ट है इसके अकॉर्डिंग अगर अपन चले तो आपको ये देखना होगा कि 1 2 3 4 5 और 6 टोटल जो सरफेस यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है, टोटल जो फलकें आपको दिखाई दे रही हैं वो यहाँ पे 6 दे रही हैं। जब मैं इसको फोल्ड करूंगा तो मुझे कितनी दिखाई देंगी? 3 दिखाई देंगी। तो मैंने यहाँ पे बनाया ऑप्शन ए। इस तरीके का डायग्राम आपको दिखाई देगा। ये 3 फलकों वाला हो गया जिसमें लिखा हुआ है PQT। ऑप्शन बी, आपको एक डायग्राम दिया गया ये वाला जिसमें आपको यहाँ पे दिया गया SUP। ऑप्शन सी आपको दिया गया ये वाला डायग्राम है आपके सामने और यहां पर आपको दिया गया QR और U, ये दे दिया। ये तीसरा हो गया हमारा। डी ऑप्शन में आपको एक और डायग्राम दिया गया, ये आपका डी ऑप्शन का डायग्राम हो गया जिसमें आपको दिया गया P, यहां पे आपको दिया गया R और यहां पे आपको दिया S। ये 4 डायग्राम आपको दिए गए। ठीक है, क्वेश्चन जो है वो आपका सिंपल सा यहां पे आपसे पूछा गया है। आपसे केवल इतना पूछा गया है कि जो आकृति आपके सामने दी गई है, इस दी गई आकृति को अगर हम फोल्ड कर दें, अगर हम इसको बंद कर दें, तो बंद करने के बाद ये जो आकृतियां हैं इनमें से कौन सी आकृति आपकी बनाई जा सकती है। अब आपको ध्यान क्या देना है, देखो जब मैं इसको फोल्ड करूंगा, ठीक है, तो ये त्रिविमीय हो जाएगी, 3D हो जाएगी, यानी कि आपको केवल 3 फलकें दिखाई देंगी। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है, आप क्लियर जानते हैं कि P के अपोजिट कौन आएगा? R आएगा, S के अपोजिट आएगा U और Q के अपोजिट आएगा T। मतलब सिर्फ इतना है साफ सा कि जब इसको फोल्ड करूंगा तो R जो है ना इसके ऊपर P आएगा या P के ऊपर कौन आएगा? R। अर्थात साफ है कि हमें इनमें से केवल एक फलक दिखाई देगी, हमें या तो P दिखाई देगी और या हमें कौन सी दिखाई देगी? R।
हम दोनों को एक साथ देख नहीं सकते। ठीक है, अब हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, हमें यह करना है कि भाई मान लो अगर मैं इसको फोल्ड करता हूं तो ऊपर की साइड में अगर फोल्ड करूंगा तो आर किसके ऊपर जाएगा, पी के ऊपर, या नीचे की साइड में फोल्ड करता हूं तो पी किसके ऊपर आ जाएगा, आर के, यानी कि या तो पी दिखेगा या आर दिखेगा। अब पहला डायग्राम आपको दिया गया है, पहली फलक देखिए क्या दिख रही है, पी, यहां पे पी के अपोजिट कौन है, आर। अब देखिए आर आपको तीनों में से कहीं दिख रहा है, नहीं, इसका मतलब वो आर जो है वो पी के कहां चला गया, पीछे। ठीक है, क्लियर है। अब आगे देखो सेकंड फलक क्या है, क्यू। अब क्यू के जो अपोजिट है वो कौन है, टी, लेकिन यहां पर क्यू और टी दोनों साथ में दिख रही हैं, तो इसका अर्थ सीधा सीधा ये निकलेगा कि हम इस डायग्राम को बना नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अगर इसको हम बनाते तो मुझे या तो क्यू दिखता या फिर मुझे कौन दिखता, टी। मुझे क्यू और टी दोनों एक साथ नहीं दिखने चाहिए थे। सेकंड में देखो पहली फलक है एस, ठीक है। अब बताओ एस के अपोजिट यहां पे कौन आ रहा है, यू आ रहा है। यहां पे एस और यू साथ में आ गए, नहीं बन सकती। अब यहां पे देखो पहली फलक है क्यू, क्यू के अपोजिट क्या है, टी, और यहां पर टी आपको कहीं दिख रहा है क्या, बताइए, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब वो क्यू के पीछे चला गया। ठीक है, सेकंड फलक देखो यहाँ पे कौन आ रही है, आर, आर के अपोजिट कौन है, पी, इसका मतलब जो पी है वो किसके अपोजिट चला गया, आर के। ठीक है, और यू के अपोजिट है ही नहीं है, तो इसका मतलब किसको बना सकते हैं, सी को। यहां पर देखिए, यहां पर अगर देखें तो आपका पी और आर ये दोनों साथ में आ रहे हैं, जो प्रश्न आकृति में एक दूसरे के यहां पर कैसे दिखाई दे रहे हैं, विपरीत जो है वो आपके दिखाई दे रहे हैं। बात क्लियर है। तो कौन सा डायग्राम बनाया जा सकता है, सी। इसके लिए आप अगर पॉइंट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि जो फलकें प्रश्न आकृति में एक दूसरे के विपरीत होती हैं, ठीक है, जो फलकें प्रश्न आकृति में एक दूसरे के विपरीत होती हैं वे उत्तर आकृति में एक साथ नहीं आनी चाहिए। क्लियर? मतलब जो फलकें आपको ऐसा लगे, जो क्वेश्चन फिगर आपको दे रखी है, जो प्रश्न आकृति आपको दे रखी है, जो फलकें प्रश्न आकृति में एक दूसरे के अपोजिट है वे उत्तर आकृति में एक साथ नहीं आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि विपरीत फलकों का जो जोड़ा होता है वो कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो इसका मतलब कौन सी नहीं बन सकती, सी वाली। अब इसी के ऊपर मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया गया और आपको क्वेश्चन इस तरीके का दिया गया, ये आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया, ये रहा, यहां पे ये आ गई एक, ये आ गई दो, ये आ गई तीन, ये आ गई चार, यहां पे दिया एम एन ओ पी और यहां पे आर, एक दो तीन और यहां पे आ गया चार। अब बनाते हैं नई आकृति, ऑप्शन ए आपका ये आ गया, ठीक है, ऑप्शन बी आपका ये आ गया। ये ध्यान दीजिएगा कि एसएससी में आज की डेट में इसका जो क्वेश्चन आता है वो थोड़ा सा डिफरेंट आने लग गया है, बाकी अदर एग्जाम जो होते हैं उनमें इसका क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर और नॉर्मल कैटेगरी का आता है। ठीक है, ये आपके सामने मैंने एक डायग्राम दे दिया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि यहां पे कुछ नंबर्स जो है ना वो लिख लेते हैं, जो आपको प्रश्न दिया गया है उसके अकॉर्डिंग यहां पे डायग्राम को हम लोग बना लेंगे। कैसे बनाएंगे बताओ? ठीक है, देखो मैंने यहां पे लिखा एम ओ पी, यहां पे मैंने लिखा एन पी और आर, यहां पे मैंने लिखा एम पी एन, यहां पे मैंने लिखा ओ एन आर। ये मैंने डायग्राम बना दी है। अब यहां पे जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, आप सबसे पहले यहां पर अपोजिट जानते हैं कैसे निकालना है। देखिए
एम के अपोजिट जो है वो हमारा कौन होता है, ओ। पी के अपोजिट हमारा कौन होता है, आर। ये मैंने आपको लास्ट जो पैटर्न था उसमें क्लियर समझाया था कि किस तरीके से इनको हम यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है। अब पॉइंट हमारे पास क्या आ गया कि एन के अपोजिट होगा 1 2 3 और क्या हो जाएगा 4। बोलिए यही होगा कि नहीं होगा। अब पॉइंट हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन को कैसे करना है। देखो पहली फलक क्या आ रही है, एम। अब यहाँ पे देखो एम के अपोजिट क्या है, ओ, जबकि यहां पर एम और ओ साथ में आ गए, मतलब ये नहीं बन सकती। सेकंड वाली में देखो यहां पे आ रहा है एम, देखो एम के अपोजिट ओ है, दिख नहीं रहा। पी के अपोजिट आर है, दिख नहीं रहा। एन के अपोजिट है 1 2 3 और 4, इसका मतलब ये बन सकती है। यहां पर अगर देखें तो देखो पी और आर दोनों साथ में आ रहे हैं और यहाँ पे पी के अपोजिट क्या है, आर, तो इसका मतलब ये भी आपकी नहीं बन सकती, ठीक है। कृतिका शर्मा, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। चलिए फटाफट नोट कीजिए जो कंसेप्ट आपको दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट पे आइए। अब इसके बाद देखो ओ आ रहा है, ओ के अपोजिट कौन है, एम। एम कहीं नहीं दिख रहा। एन, एन के अपोजिट क्या है, 1 2 3 4, वो भी हमें नहीं दिख रहा। आर आ रहा है, आर के अपोजिट क्या है, पी, ये भी नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब ये भी बन सकती है। इसके ऊपर आपको ऑप्शन काफी सारे दिए जाते हैं, जैसे ऑप्शन ए में दे दिया कौन कौन सी बन सकती हैं, पहली और तीसरी। ऑप्शन बी में दिया दूसरी और चौथी। ऑप्शन सी में दिया चौथी और तीसरी, ठीक है, चौथी और दूसरी। ऐसे वो कई सारे ऑप्शन देगा, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर क्या आ जाएगा, बी, और कौन सी बन सकती है आपकी, डी। ये डायग्राम आपके बन सकते हैं। चलो नोट करो फटाफट। इस तरीके से हम किसी भी आकृति को फोल्ड करके बना सकते हैं। तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ। अब इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है उसके बारे में थोड़ी सी अगर आप चाहें तो चर्चा हम लोग कर लेते हैं। अगला जो पॉइंट आपका बनेगा इसके बाद वाला, वो पॉइंट बनेगा आपका घनों के ढेर में घनों की क्या निकालना, संख्या। तो आप लिखेंगे यहां पे घनों के ढेर में घनों की क्या निकालना, संख्या निकालना। घनों के ढेर में घनों की क्या निकालनी है, आप लोगों को संख्या निकालनी है। आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि जो घन होते हैं, जो घनों का ढेर होता है वो कितने प्रकार का होता है। देखिए घनों का जो ढेर होता है वो आपका सबसे पहला जो ढेर में आता है वो आपका आता है वर्गाकार ढेर। कौन सा ढेर आता है, वर्गाकार ढेर। और वर्गाकार ढेर को इंग्लिश में बोला जाता है स्क्वायर शेप। कौन सा शेप होता है ये हमारा, स्क्वायर शेप, मतलब इसका जो आकार होता है वो स्क्वायर के समान होता है, ठीक है। इसका जो डायग्राम आप देखेंगे वो आपका कुछ इस तरीके से बनता हुआ आपको नजर आएगा। यानी कि ये जो डायग्राम है ये बिल्कुल आपका वर्ग जैसा दिखेगा। किसके जैसा दिखेगा, वर्ग के जैसा। इसके बाद सेकंड नंबर पे जो ढेर आता है वो आपका आता है सीढ़ी नुमा ढेर। कौन सा ढेर आ गया आपका, सीढ़ी नुमा ढेर। और सीढ़ी नुमा ढेर को हम लोग कहते हैं लैडर शेप। कौन सा शेप बोलते हैं उसको हम, लैडर शेप, ठीक है। लैडर शेप जो है वो आपका कुछ इस तरीके का बनता हुआ नजर आएगा, 1 2 यहां पे इस तरीके से आ जाएगा और एक ऐसे आ जाएगा। इस ढेर को हम लोग कहते हैं लैडर शेप, यानी कि सीढ़ी नुमा ढेर। इसके बाद तीसरा जो आएगा वो आपका यहां पे बनेगा, कौन सा ढेर बनेगा, शंकु नुमा ढेर। कौन सा ढेर बनेगा, शंकुनुमा। शंकुनुमा ढेर को हम कहते हैं कौन क्यूब। बताइए कौन सा क्यूब कहते हैं, कौन क्यूब। चलिए रवता सिंह, वेरी गुड मॉर्निंग। और चंदन यादव जी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए यहाँ पे कंसेप्ट आपका पूरा हो गया, जो आपको समझाया है। कितने प्रकार के ढेर हो गए आपके, 3 प्रकार के ढेर जो मैंने आपको यहाँ पे बताए हो गए। ये जो शंकुनुमा ढेर है इसका चित्र ऐसे बनता है आपका, ये शंकुनुमा ढेर हो गया, ऐसे बनेगा, ठीक है। ये बन गया, यहां पे आपका बन गया शंकुनुमा। तो आपके 3 प्रकार के जो ढेर हैं वो आपको यहाँ पे क्लियर दिख गए तीनों। कौन कौन से, पहला कौन सा हो गया वर्गाकार, दूसरा कौन सा हो गया सीढ़ीनुमा,
तीसरा कौन सा हो गया, शंकुनुमा। क्लियर बात। चलिए अब इनको स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ने का प्रयास करते हैं कि वर्गाकार क्या होता है, सीढ़ीनुमा क्या होता है, शंकुनुमा क्या होता है। ये चीजें एक बार के लिए हम पढ़ लेते हैं क्योंकि काउंटिंग तो हमें करनी ही पड़ेगी। तो सबसे पहली जो काउंटिंग यहाँ पे बनेगी वो आपकी क्या बनेगी, तो सबसे पहले आप लिखेंगे नंबर 1। तो पहला जो आएगा वो आपका आएगा वर्गाकार ढेर। और वर्गाकार ढेर के बारे में आपको बताया था, ये होता है स्क्वायर शेप। कौन सी शेप होती है भाई ये, तो ये आपकी बन जाती है स्क्वायर शेप, यानी कि वर्गाकार ढेर। अब सवाल ये उठता है कि वर्गाकार ढेर होता क्या है। आपको सबसे पहली चीज ये याद रखनी होगी कि वर्गाकार ढेर वह ढेर होता है जिसमें दोनों तरफ की जो संख्या है वो समान आए, यानी कि पंक्ति और कॉलम, रो और कॉलम अगर इक्वल आ रही हैं तो वो ढेर हमारा कौन सा ढेर कहलाता है, वर्गाकार ढेर। तो यहाँ पे इस चीज को हम लिख लेते हैं कि वर्गाकार ढेर का मतलब क्या है। तो यहाँ पे वर्गाकार ढेर वह होता है जिसमें दोनों तरफ की संख्या समान आए, जिसमें दोनों तरफ की संख्या कैसी आए, समान। समझ में आई बात। वर्गाकार ढेर वह ढेर होता है जिसमें दोनों तरफ की जो संख्याएं वे बिल्कुल समान आए, मतलब इक्वल आए। जैसे मान लीजिए एग्जांपल आपको दिया गया, ये यहां पर आपका एक ढेर बना जिसको हम कह रहे हैं वर्गाकार ढेर। ये ढेर बन गया आपका, और इस तरीके से हमने बना दिया पहला। यहीं पे हम दूसरा चित्र भी बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक और डायग्राम दिया और ये आपका हो गया सेकंड, 1 2 3 4। यहां पे बनाया 1 2 3 और ये हो गया 4, बन गया वर्गाकार ढेर। अब इसको वेरीफाई कैसे करेंगे कि ये ढेर वास्तव में वर्गाकार है कि नहीं है, तो दोनों तरफ नंबरिंग करो। यहां पे आ गया 1 2 3, 1 ऑलरेडी है, 2 3, देखो दोनों तरफ की संख्या समान आई कि नहीं आई। सेकंड वाले में देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहां भी दोनों तरफ इक्वल आ रही है। वर्गाकार ढेर में जो संख्या इक्वल आ रही है उसको हम नाम दे देंगे n और पावर लगा देंगे 3। अगर आपको वास्तव में वर्गाकार ढेर निकालना है तो आपको n की जो पावर है वो कितनी लगानी पड़ेगी, 3। यहां पे n का मतलब क्या है, यहां n का अर्थ दोनों तरफ की समान संख्या से है। यहां पे जो n है इसका जो अर्थ होगा वो होगा दोनों तरफ की कौन सी संख्या से, समान संख्या से। तो आप लिख लेंगे n का जो अर्थ है वो है दोनों तरफ की समान संख्या से। ठीक है, चलिए नोट कीजिए फटाफट। और अब इसका जो आंसर है वो आराम से आप निकाल सकते हो कि हमें कैसे इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है। n आ गया आपके पास, वर्गाकार ढेर निकालना है तो n की जो पावर है वो हमें कितनी रखनी पड़ेगी, 3 रखनी पड़ेगी। ये आप देख ही चुके हो, तो n की पावर 3 रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें तो बताइए कितनी नंबरिंग हो रही है, 3। तो यहाँ पे आप 3 का सीधे सीधे क्यूब कर दो, तो इसका मतलब हो गया 3 इंटू 3 इंटू 3 बराबर आपका जो आंसर बना वो बन गया 27। आई बात समझ में, आंसर क्या बन गया 27। सेकंड वाले में अगर देखें तो यहाँ पे दोनों तरफ क्या आ रहा है 5, तो 5 की पावर 3 करो तो ये हो गया 5 इंटू 5 इंटू 5, तो आंसर जो आएगा वो आपका आ जाएगा 125। ठीक है, नोट करो फटाफट। बात समझ में आई दोनों में, ठीक है। मतलब साफ है कि जब आप वर्गाकार ढेर में घनों की संख्या निकालते हो
तो वर्गाकार ढेर में आप आराम से घनों की संख्या निकाल सकते हो, लेकिन वो कैसे निकाल सकते हो कि इसमें जो दोनों तरफ की जो संख्या है उनकी जो वैल्यू है वो इक्वल आनी चाहिए, मतलब समान आनी चाहिए। अगर समान आ रही है तो सीधे सीधे उसका क्यूब कर दो, उत्तर आपके सामने आ जाएगा। क्लियर हुई बात? चलिए, अब सेकंड नंबर पे आपका जो यहाँ पे क्यूब चलेगा वो क्यूब आपका चलेगा सीढ़ी नुमा ढेर, और सीढ़ी नुमा ढेर को हम कहते हैं लैडर शेप। बोलिए कौन सा शेप कहते हैं? लैडर शेप। सीढ़ी नुमा जो ढेर है इसको हम बोलेंगे लैडर शेप। अब सवाल ये उठता है कि लैडर शेप जो है इसको हम निकालेंगे कैसे? ठीक है, तो ये जो लैडर शेप है इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना है, और वो छोटा सा काम क्या है? केवल हमें ये करना है कि हमें करना है इसमें R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। अब आप सभी जानते हैं कि जो R है ना, इस R का जो मतलब होता है वो होता है रॉ से। किससे होता है? रॉ से। और रॉ का मतलब क्या होता है? पंक्ति। मतलब जिस पंक्ति में जितने कॉलम होते हैं उनका हमें क्या करना है? स्क्वायर। तो आप कौन सा जो क्यूब है वो निकाल सकते हो? लैडर शेप यहां पे निकाल सकते हो। चलो फटाफट यहां पे फॉर्मूला जो है वो आप नोट कर लेंगे लैडर शेप का, कि किस तरीके से लैडर शेप को हम निकाल सकते हैं। चलिए फटाफट नोट कीजिए भी लैडर शेप का। ठीक है, लैडर शेप आपके सामने आ गया। R1 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर, R3 का स्क्वायर। अब देखो मैंने यहां पे एक चित्र दिया आपको, जैसे ये वाला, ये चित्र है आपका 1 2, यहां पे दिया आपको 1, यहां पे दिया आपको 1, एक तो ये दे दिया। इसी पैटर्न का एक और डायग्राम आपको दे दिया, जैसे ये वाला, यहां पे दिया 1 2 3, यहां पे आपको दिया 1 2, यहां पे आपको दिया 1, और यहां पे आपको दिया 1। बोलो बात क्लियर है? पूरा कंसेप्ट आया, हमने सब कुछ बना लिया। हमें केवल क्या करना है? जैसा फॉर्मूला कह रहा है वैसा हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। अब क्या अप्लाई करना है? देखो यहां पे लिखा हुआ है R, और R1 का जो मतलब होता है वो होता है पहली रो से, यानी कि रो नंबर 1। और पहली जो रो है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये रही। तो R1 कितनी संख्या है? R1 में 1। ठीक है, R2 कितनी संख्या है? R2 में 1 2। R3 कितनी संख्या है? 1 2 3। आगे की प्रोसेस क्या रहेगी? इन सबका स्क्वायर कर दो। एक का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये कर दिया। सबका स्क्वायर कर दिया। अब सबका स्क्वायर करके इनको आपस में ऐड कर दो, जोड़ दो। एक का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, तो ये बन गया 9 और 4 13, और 1 कितना बन गया? 14। सेकंड वाले में देखो यहां पे कितना आ रहा है? 1 1 2 1 2 और 3, 1 2 3, और यहां पे आपका आ गया 4। क्लियर? अब क्या करना है? इसका स्क्वायर करो। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, कर दिया सबका स्क्वायर। अब जोड़ दो इसको। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। क्लियर? अब क्या करना है? 16 और 9 कितने हो गए? 25। 25 और 4 29, और 1, आपका जो आंसर बना वो यहां पे बना कितना? 30। क्लियर? तो यहां पे जो आपको डेट दिया गया है इसके बारे में आप देख सकते हो कि लैडर शेप में हमें गणों की जो संख्या निकालनी है वो कैसे निकालनी है। ठीक है, चलिए फटाफट नोट कीजिए इसको। ठीक है, बन गया लैडर शेप। आगे चले, आइए अब इसके बाद जो चलेगा वो आपका चलेगा शंकुनुमा ढेर। तो नेक्स्ट नंबर थर्ड पे हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे शंकुनुमा ढेर की। शंकुनुमा ढेर को हम लोग कहते हैं कौन क्यूब। कौन सा क्यूब कहते हैं? कौन क्यूब। रिकॉर्ड कर लेना इसको, केवल इसी को।
ठीक है, चलिए अब जो हम बात कर रहे हैं यहां पे, अब जो बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं कौन से क्यूब की, शंकुनुमा ढेर, जिसको हम कहते हैं कौन क्यूब। फॉर्मेलिटी के लिए इसका हम लोग एक फॉर्मूला जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे R1C1 प्लस R2C2 प्लस R3C3 प्लस डॉट डॉट डॉट। यानी कि यहां पे साफ अर्थ है, R का मतलब है रो से, C का मतलब है कॉलम से। आप अगर रो और कॉलम दोनों को याद नहीं भी रखते हैं तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसका जो चित्र आता है, मान लीजिए ये आपको यहां पे एक डायग्राम जो है वो दिया गया है, जैसे 1 यहां पे आपको दिया गया है, ये है आपका 2, इस तरीके से ये मैंने कुछ डायग्राम जो है वो यहां पे आपको बना दिया। ठीक है, ये रहा, इस तरीके का डायग्राम आपको एग्जाम में दिया जाएगा। ये हमारा डायग्राम हो गया। आपको इस जो डायग्राम है इसमें केवल एक छोटा सा काम करना है, केवल इसमें आप नंबरिंग कर दो। नंबरिंग कैसे करनी है, केवल इतना करो, जैसे यहां पे लिखा 1 2 और यहां पे लिखा 3। ठीक है, अब इसका रिवर्स लिख दो, सामने से, सामने लिखेंगे 3, यहां पे 2, यहां पे 1। अब हमें क्या करना है, केवल ये जो लिखा गया है ना, इसका आपस में देखो, आर और सी के बीच में कोई साइन नहीं है, तो हमें क्या करना है, आर सी दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पे 1 का गुणा 3 से कर दो, ठीक है, प्लस ये जो 2 है इसका गुणा 2 से कर दो, ठीक है, ये कर दिया, प्लस अब 3 का गुणा कितने से करेंगे, 1 से। ठीक है, तो ये आपका बन गया 3 एकम 3 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 3 एक 3। तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ कॉन क्यूब की जो संख्या आएगी वो आपकी यहां पे आ जाएगी 10। ठीक है, टोटल जो संख्या आएगी वो यहां पे कितनी बन गई, 10। अब बात करते हैं इसके बाद इसका एक और एग्जांपल कर दिया। ठीक है, चलो इसके बाद अब मान लीजिए आपको एग्जांपल दिया गया ये वाला, ये दिया आपको यहां पे 1, ठीक है, ये आपको यहां पे दिया गया दूसरा। ठीक है, ये इस तरीके से हमने चित्र यहां पे बना लिए, ये आपका यहां पे डायग्राम आ रहा है और इस तरीके से आपका डायग्राम बनता रहेगा। ये नेक्स्ट डायग्राम है आपका। ठीक है, और दे देते हैं, ये लीजिए, यहाँ पे एक और डायग्राम बढ़ा दिया, यहाँ पे एक और बढ़ा दिया, ठीक है, इधर की साइड में एक और बढ़ा दिया और यहाँ पे एक और बढ़ा दिया। ठीक है, ये दे दिया। अब बताओ कैसे निकालेंगे इसको, जो डायग्राम आपको दिया है बताओ फटाफट कैसे निकालेंगे। अब क्या करेंगे इसमें बताओ, वही नंबरिंग कर लो। देखो 1 2 3 और यहां पे आ गया 4, उल्टा करो 4 3 2 1। अब बताओ क्या करना है, इनका आमने सामने गुणा, 4 का गुणा 1 से किया तो कितना आ गया 4 प्लस 2 का गुणा 3 से किया तो कितना आ गया 6। इस 3 का गुणा सामने के 2 से किया तो ये भी कितना आ गया 6 आ गया। यहां पे 4 है, यहां पे 1 है, 4 का गुणा 1 से किया तो 4 आ गया। 4 और 6 10 और 6 16 और 4, आपका जो आंसर बना वो यहाँ पे बन गया 20। तो ये 3 प्रकार के जो क्यूब हैं आपके पास, ये आपके सामने है, वर्गाकार, सीढ़ी नुमा और कौन सा आ जाएगा, लैडर से। अब जो बात करेंगे वो नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे, और इसका जो अगला पॉइंट है वो अच्छा पॉइंट है। और वो पॉइंट कैसा है आप याद रखना, आपको जो क्यूब दिया जाता है वो आपको इस तरीके का एक क्यूब दिया जाता है, ये वाला आपका एक क्यूब होता है। इस तरीके से आप क्यूब को देख सकते हैं, ये क्यूब हो गया हमारा। अब जो क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा कि अगर इस तरीके का कोई क्यूब है, उसका एक आकार दिया जाएगा, मान लो ये क्यूब है कितने सेंटीमीटर का, 30 का, कितने सेंटीमीटर का, 30 का। अगर 30 सेंटीमीटर के एक बड़े ठोस घन को, कोई बड़ा ठोस घन है जिसका जो आकार है वो है 30 सेंटीमीटर का, इसको हमने पीले कलर से क्या कर दिया, पेंट कर दिया। मतलब इसके चारों तरफ छयों तरफ जो भी आपका पेंट है उसको हम पेंट कर लेते हैं। ठीक है, और पेंट अगर हम कर ले, मान लो पीले कलर से इसको पूरे को हम इस तरीके से पेंट कर दें, मतलब इसकी हर सतह को क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, ऐसे ये पेंट हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको पेंट कर दिया जाए तो भाई पेंट करने के बाद इसे
3-3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में विभाजित किया जाता है। कैसे घनों में विभाजित किया जाता है? छोटे छोटे में। तो कितने प्रकार के प्रश्न आपके बन सकते हैं, ये चीज हमें निकालनी है। और इसको निकालने के लिए हमें इसके कुछ फॉर्मूला जो है उनको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि बगैर फॉर्मूले के काउंटिंग करने में हमें टाइम लगेगा। ठीक है, हालांकि हम टुकड़े करके काउंटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एग्जाम में जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है? टाइम की। ठीक है, तो इसका जो लास्ट कंसेप्ट रह गया है इसको हम पढ़ेंगे कल। ठीक है, फिक्स 9 बजे, तो लाइव जरूर आए। आज के लिए